कैसे हो सकते हैं रिजल्ट्स, क्या हो सकते हैं उसके परिणाम जो स्टॉक प्राइस पर जो हैं, और जो है क्या आलोक इंडस्ट्रीज और ऊपर जाएगा यहाँ से, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और जो आपका जो पसंदीदा सेगमेंट है जहां आप अपने सवाल पूछते हैं और उनके जो जवाब टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा आपको मिलते हैं, तो वो भी यहाँ पर मिलेगा आपको। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NISM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों यहाँ जो है आज डिस्कशन करने से पहले, जो है चर्चा करने से पहले, हमें जो एक्शन हो रहा है आज वहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 26 के सपोर्ट से जो बाउंस आया, जो हमने चर्चा की थी वहां सपोर्ट है, जो बाउंस आया, तो हम वो अब 35 के आसपास आ चुका है। नाउ 35 इज द प्राइस, 35 के आसपास का भाव आ चुका है। मैं NSE की बात कर रहा हूं, यानी तकरीबन 35-40% का प्रॉफिट हो चुका है लोगों को, जिन्होंने वहां पे लिया और जिन्होंने नीचे लिया उन्हें भी काफी प्रॉफिट है। तो हमने कल स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिन्होंने प्रॉफिट हुआ है वो अपना कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ताकि अपना जो एक्स्ट्रा जो वहां से उन्हें इनकम हुआ है वो निकाल सकते हैं और बाकी आगे वो देख सकते हैं। अब जो है आज का एक्शन क्या हुआ है वो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं स्टॉक जो है अपर सर्किट पे खुला 35 के प्राइस पर, 34.85 कुछ ऐसा एग्जैक्ट प्राइस था एग्जैक्ट। वहां से क्या हुआ, सेलर्स आए और बिकवाली हावी हुई, काफी वॉल्यूम हुआ, क्योंकि आपको पता है कि 35 से 37 के बीच में 35 to 37 ये जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये जो रेंज है 35 से 37 का जो रेंज है ये पहला रेजिस्टेंस एरिया है, जहां कुछ दिक्कतें होने की संभावना थी और हुआ यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। कल आप लोगों ने वीडियो में देखा भी, तो लगता है काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ बिग प्लेयर्स भी थोड़ी प्रॉफिट जरूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज जो वॉल्यूम है काफी तगड़े वॉल्यूम है। इस वक्त जो वीडियो में बना रहा हूँ 2.6 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है। ये मैं NSE की बात कर रहा हूँ। देखिए इतने गजब के जो वॉल्यूम हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चीज आपको ध्यान देना होगा, आज रिजल्ट है, तो रिजल्ट में ऐसे भी नॉर्मल से हमेशा ज्यादा ही वॉल्यूम होते हैं, तो इसको ज्यादा एक्स्ट्रापुलेट यानी इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी देखना ठीक अभी नहीं रहेगा, क्योंकि रिजल्ट के दिन हर स्टॉक में नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम होते ही हैं। ट्रेडर्स एक्टिव हो गए ही, ऊपर स्टॉक गया लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक नीचे आया यहां पर 35 से 33 के आसपास कुछ, लेकिन फिर से ऊपर चला गया और अभी जो वीडियो में बना रहा हूं 34.35 के आसपास है, यानी कि तकरीबन जो है ये 3-3.5% अभी भी ऊपर है। तो आज जो वॉल्यूम हो रहे हैं इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ट्रेडिंग फिर से हो रही है, जो कि ठीक बात है। जिन्हें प्रॉफिट बुक करनी है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिन्हें यहाँ पर बाइंग करनी है रिजल्ट से पहले, उन्हें लगता है रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। देखिए रिजल्ट्स के बारे में जो है अगर कयास लगाए जाएं, तो जिस प्रकार इनके पुराने रिजल्ट्स रहे हैं, इन्हें जो लॉसेस हुए हैं Q1 Q2 में, और लगातार हो सकता है इस बार भी इन्हें लॉस हो, लेकिन हमें लॉस को नहीं देखना है, हमें रिजल्ट्स के जो है इंटरनल्स में जाके देखना है, अंदरूनी हालात देखने कैसे हैं, जो टर्न अराउंड की जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो टर्न अराउंड किस दिशा में जा रहा है, क्या ट्रेन बुलेट ट्रेन बनने वाली है, वो सारी चीजें जो हैं यहाँ पर हमें ध्यान देनी होगी कि कैसे रहते हैं। तो रिजल्ट सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, मैंने पहले भी आपको कहा है प्रॉफिट लॉस अक्सर बहुत सी चीजें नहीं दिखाता है, तो हमें जो है अंदर रिजल्ट्स को देखना है कि क्या जो है यहाँ बड़े बदलाव के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा होता है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग जरूर आज भी आई है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन अगर रिजल्ट्स काफी तगड़े होंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये टूट जाएगा, ये जो अवरोध है ये टूट जाएगा 35-37 का। और अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो फिर जो है अगला रेजिस्टेंस, वो भी आपको पता ही है, बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी जो नए लोग आते हैं उनके लिए 40-45 के आसपास का एक एरिया है। अच्छा ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है,
ये आप लोगों ने सवाल पूछा था कि सर पिछले वीडियो में आपने स्ट्रेटजी बताई उन लोगों के लिए जिन्होंने नीचे के भाव में लिया है या फिर जिन्होंने सपोर्ट के आसपास लिया है। 26-28 का जो सपोर्ट था, इन्हें ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है, वो प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं अपना। तो अब जो है उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजी हो जो 55-60 के आसपास जिन्होंने लिया है, ऑपरेटर की जहां सेलिंग हुई थी, तो उन्हें कब तक भाव मिलेगा, क्या उम्मीदें हैं। और देखिए एक चीज मैं बता दूं, जितने भी लोग हैं सबको प्रॉफिट होगा, बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक बार ये रेजिस्टेंस निकल जाए। ये जो 40-45 का एरिया है ये बड़ा एरिया है। क्यों बड़ा एरिया है? आपको याद होगा जब स्टॉक गिर रहा था मैंने कहा था 26-28 के सपोर्ट से घूमेगा, बड़ा वहां पर जो है एक सपोर्ट दिख रहा था। तो वहां पर आपने देखा क्या एक्शन हुआ, वहां से जो है रैली जो है ऊपर के तरफ, जो अपर सर्किट का दौर शुरुआत हुआ है, तकरीबन 35-40% तो ऊपर जा चुका है। उसी प्रकार से ये भी बड़ा एरिया है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। 35-37 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो मैंने पहले भी कहा था कि वो एक प्रकार से स्टेशन है जहां ट्रेन जाके रुकेगी। लेकिन ये जो एरिया है 40-45 का, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको निकाल पाने में जो है कामयाब हो गया ये स्टॉक, आलोक इंडस्ट्रीज अगर इस लेवल को निकाल पाएगा, तो यकीन मानिए संभावना जो है वो 90% के आसपास है कि एक एक आदमी को फिर प्रॉफिट होगा। जो 55 में लिया है, जिन्होंने 50 में लिया है, 60 में लिया है, हर किसी को प्रॉफिट होने की संभावना है, वो 90% हो जाएगी। देखिए कोई भी चीज 100% नहीं होती, आप भी समझते हैं मार्केट में, तो 90% तो संभावना है कि उन्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूं, मैं लेवल जल्दी चेंज नहीं करता। 40-45 का बड़ा रेजिस्टेंस जो है और छोटा रेजिस्टेंस जो है 35-37, जिसके आसपास आपने प्रॉफिट बुकिंग आज देखी है। अब रिजल्ट्स कैसे हैं वो देखूंगा मैं, उसके बाद एनालिसिस करके पूरा वो वीडियो कल आएगी तो देख लीजिएगा। अभी जो आपको ध्यान क्या देना है कि 35-37 का रेजिस्टेंस है, आज क्लोजिंग कहां होती है वो भी देखना होगा। ये वॉल्यूम तगड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा रिजल्ट के दिन के वॉल्यूम को नहीं मानता हूं, क्योंकि वो तो रिजल्ट के दिन हर स्टॉक में वॉल्यूम होते ही हैं। इस चीज का जो है आपको ध्यान देना होगा। अब रिजल्ट से जो है एक्सपेक्टेशन जो है लोगों को क्या है वो आपको पता है, लॉस हो सकता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि लोग यहाँ लॉस प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं। एक और चीज, इस रिजल्ट को कृपया आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर मत कीजिएगा। जब भी देखिएगा आएगा रिजल्ट, आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए और एक अपना भी जो है पर्सपेक्टिव, एक अपनी जो सोच है वो भी इस्तेमाल यहाँ पर कीजिए। क्या टर्न अराउंड दिख रहा है? क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना ये ठीक नहीं रहेगा, जैसे यस बैंक के केस में था। तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना वो सही नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा जो है फंडामेंटल आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल आपको पता है, एक चीज मैं फिर से बोल दूंगा जो रिपीट मैं करता हूं हर बार, 90% टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर टूल्स काम नहीं करते हैं। तो जो लिमिटेड टूल्स काम करते हैं, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उन्हीं का उपयोग करके हम लेवल निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेवल्स कभी 100% सही नहीं हो सकते, हम 75% भी सही हो जाएं तो हमारा काम मार्केट में बन जाएगा। तो दोस्तों अगला जो सेगमेंट है आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा, जहां अपने सवाल पूछते हैं, तो आपका जो पहला सवाल है वो यस बैंक के ऊपर है। देखिए यस बैंक के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, काफी चर्चा भी की है, मैंने भी कुछ खरीदा है यस बैंक को। देखिए यस बैंक के बारे में एक आप चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पर अगर किसी को लेना है व्यू तो 3 से 5 साल का व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली जो ट्रेडर्स देखते हैं ये एक वीक स्टॉक है, ये सबसे वीक स्टॉक है। जिस वक्त मैं निफ्टी में भी जो ट्रेडिंग में करता हूं, पहले भी 1-2 साल आप देखिएगा ये निफ्टी में था, ये उस वक्त भी निफ्टी का सबसे वीक स्टॉक था, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। तो टेक्निकली अभी भी वीक है, ये 20-30% उछल भी क्यों ना जाए, टेक्निकल एनालिसिस के जो रूल्स हैं इसे कमजोर ही कहेंगे, क्योंकि ये इतना गिरा हुआ है तो टेक्निकली कमजोर है। लेकिन आपको एक चीज देखनी होगी कि चीजें यहां पर बदल रही हैं। तो यहां जो है जो शॉर्ट टर्म के प्लेयर्स हैं वो एक बार 11 का लेवल जरूर देखिएगा, 11 के आसपास बिल्कुल हल्का सा सपोर्ट है, ट्रेडर वाला सपोर्ट, जो टूट भी सकता है, मार्केट गिरा तो टूट जाएगा। अगर बच गया 11 का सपोर्ट और 12.5 का रेजिस्टेंस निकल गया, देखिए 12, 12.5 का जो प्राइस है 12 एंड 12.5, मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूं क्योंकि एफपीयू जिन्होंने लिया है वो वहां पर काफी सेलिंग आ रही है, हर दिन बेच रहे हैं काफी लोग। तो अगर 12.5 का लेवल क्रॉस होकर टिकता है यस बैंक तो संभावना है कि अभी 15-16 भी जा सकता है। लेकिन
अगर नहीं टिकता है, 11 तोड़ देता है, तो ये 8.5 9.5 के सपोर्ट जोन में आ सकता है, जहां मैं भी एक बार रिव्यू करूंगा, हो सकता है मैं एवरेज भी कर लूँ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्टॉक में 3 से 5% से ज्यादा अपना जो है टोटल कैपिटल, जो आपका जो टोटल आप पोर्टफोलियो जो है आपका, उसका 5% से अधिक कभी मत लगाइए। 2-3% शुरू में लगाइए और फिर जो 2-3% फंड है वो एवरेज करने में लगाइए। और किसी भी स्टॉक को कृपया करके 2 बार से ज्यादा एवरेज मत कीजिए, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं स्टॉक में ताकत है तो वो घुमा के आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। 2 बार एवरेज करने के बाद भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो स्टॉक में समस्या है, आप में कोई समस्या नहीं। आप स्ट्रेटेजी यही अपनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो एक चीज आपको पता चल गई, यस बैंक के बारे में फंडामेंटली काफी डिस्कशन मैंने की है वीडियोस में, तो मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा कि बुक वैल्यू कुछ 12-14 के आसपास है ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन एडजस्टेड बुक वैल्यू कुछ 10 के आसपास आएगी, क्योंकि काफी इनके लोन्स अभी भी और जो है वो एनपीए में दिखने बाकी है। दिक्कतें थोड़ी और हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो दूसरा सवाल था आइडिया के ऊपर, इसका पहले भी मैंने जवाब दिया है। ये जो स्टॉक है आइडिया का, ये एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है। न्यूज क्या चाहिए यहाँ पर, सबसे बड़ी न्यूज, अगर यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट, छोटा मोटा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट, तब तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर काफी दिक्कतें हो सकती है, नीचे भी जा सकता है। तो ये जो स्टॉक है बेसिकली उन लोगों को ही ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी जोखिम लेने की क्षमता अधिक है, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अधिक है, वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो आइडिया में वही लोग ध्यान दें जो रिस्क ले सकते हैं, मोटा मुनाफा या मोटा लॉस दोनों होने की संभावना है। क्योंकि जो स्टॉक न्यूज पे चलते हैं, सिर्फ फंडामेंटल्स पे नहीं, जो स्टॉक फंडामेंटल्स पे चलते हैं या टेक्निकल्स, वो वहां आपको छोटा मुनाफा होगा लेकिन लॉस भी कम होगा। और अगर आप ठीक से काम करें तो आपको पता है कि आपको इतने मुनाफा होने की संभावना है। लेकिन जो इस तरीके के वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं जो न्यूज पे चलते हैं, कि अगर न्यूज आ जाए, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बड़ा आ जाता है, तो फिर इनके ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी स्टॉक प्राइस के, क्योंकि अभी तो इनके ऊपर इतना कर्ज है कि काफी दिक्कत है। ऐसे टेलीकॉम सेक्टर को काफी फायदा हुआ है कोविड-19 लॉकडाउन का, आरपूस बढ़ गए हैं, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, तो फायदा फंडामेंटली हो रहा है। लेकिन दिक्कत है, इतना कर्ज है इनके ऊपर कि जब तक नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, दिक्कत होगी। देखिए लेवल आप लोग हमेशा पूछते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म लेवल की बात करूं तो एक सपोर्ट जो है वो 7.5 के आसपास है। देखिए 7.5 मैंने ट्रेडर का सपोर्ट बोला है, ये ट्रेडर का सपोर्ट है, ये मीडियम टर्म इन्वेस्टर टाइप का सपोर्ट नहीं है, ये ट्रेडर का सपोर्ट है। क्यों है उसके पीछे, लॉजिकली अगर आप चार्ट पे खुद जाके देखिएगा तो 7.8 के आसपास ये घूमा था। तो हमको कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान देना होता है कि हमें थोड़ा नीचे सपोर्ट मान के चलना होता है, कि कई बार जो स्टॉक है वो हल्का नीचे जाके घूम जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है, कहने का मतलब मीडियम टर्म टाइप का सपोर्ट, वो 5.5 से 6 के बीच में, जब तक इसके ऊपर रहता है यानी उम्मीदें हैं कि इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि टेक्निकल्स काफी फंडामेंटल्स को बयां कर देते हैं। सपोर्ट टूटा इसका मतलब गड़बड़ तो होने वाला है, तो अगर ये सपोर्ट बच गया इसका मतलब जो है फंड आ सकता है कहीं से, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जा सकता है, डबल। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे यस बैंक हो चाहे आइडिया, दोनों स्टॉक जो हैं वो उन्हीं लोगों को ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी जोखिम लेने की क्षमता अधिक है। जो जोखिम ज्यादा नहीं ले सकते हैं वो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ट्रेड और इन्वेस्ट करना इनमें। अब तीसरा जो स्टॉक है, डीएलएफ के बारे में आपने चर्चा करने के लिए कहा। देखिए डीएलएफ जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में यहाँ पर क्या है कि काफी समस्या है, बहुत तरह की समस्या है। ये 10 साल पहले बहुत फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, 2008 में आप इसका चार्ट देखिए, कमाल का स्टॉक था। लेकिन अब उस तरीके का स्टॉक है नहीं, लेकिन भाव जो है वो काफी करेक्ट हो चुका है, गिर चुका है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब एक स्टॉक रेंज में रहता है काफी समय तक, तो जब वो रेंज को तोड़ता है ऊपर या नीचे तो बड़े मूव दिखाता है। मान लीजिए कि एक रेंज है नीचे 80 ऊपर 90, यानी एक 10 पॉइंट का रेंज है, एक रेंज में स्टॉक चल रहा है। इस रेंज को अब दूसरी क्या चीज देखनी होती, पहला तो रेंज में चल रहा है, दूसरा टाइम, कितने समय तक वो जो है एक रेंज में रह रहा है। अगर ज्यादा समय तक रेंज में रह रहा है तो जिस दिन रेंज को तोड़ेगा बड़ी मूव दिखाएगा। यानी ये जो स्टॉक है 6 महीने तक मैं देख रहा हूं एक रेंज में चल रहा है, तो
तो जिस दिन ये रेंज को तोड़ेगा ये बड़ी मूव जरूर दिखाएगा। अब बड़ी मूव किस तरफ दिखाएगा, वो तो रेंज जिस तरफ टूटेगा उस तरफ की मूव होगी। तो रेंज मान लीजिए ये 10 पॉइंट का रेंज है और टाइम फ्रेम 6 महीने का है, तो रेंज टूटी तो जितनी बड़ी रेंज है उससे दुगनी बड़ी मूव हो सकती है। यानी 10 रुपए की रेंज में अगर स्टॉक है तो कम से कम 20 रुपए की मूव दिखाने की क्षमता रखता है। और ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये स्टॉक 140 के आसपास है, 140 सपोर्ट इसका 130 के आसपास कुछ दिख रहा है, 130-135 का जो रेंज है, इस रेंज के इस सपोर्ट के ऊपर रहता है तो ये बाउंस दिखाने की क्षमता रखता है 160-180 तक की भी। और अगर जो है ये सपोर्ट को तोड़ के टिकने लगता है एक दो दिन, ऐसे नहीं कि बस एक दिन ऐसे हुआ ऊपर नीचे, टिकने लगता है तो फिर टेक्निकली ये गिरने की क्षमता रखता है। ये भी वैसा स्टॉक है, वॉलेटाइल है, वैसे ही ट्रेडर और इन्वेस्टर यहाँ पोजीशन बनाए जो जोखिम ले सकते हैं। ये यूनिलीवर या फिर नेस्ले, ब्रिटानिया, टाइटन, रिलायंस इस तरीके का स्टॉक नहीं है कि आप स्टेबल परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। ये भी बिल्कुल वॉलेटाइल स्टॉक है, लगा तो अच्छा बन सकता है। बस रेंज को कैसे खेलना है इसका तरीका आप सीख लीजिएगा कि जब एक स्टॉक एक रेंज में रहता है और ऊपरी एंड रेंज का तोड़ने लग जाए, मान लीजिए 90 के ऊपर तोड़ के एक दो दिन टिक जाए, यानी 90 के ऊपर टिक जाए, तो फिर जो है जो रेंज अगर 10 रुपए की है तो ये 20 से 30 रुपए की मूव दिखा सकता है ऊपर की तरफ। और बिल्कुल उल्टा नीचे की तरफ अगर टिक जाए नीचे के रेंज पे तोड़ करके तो फिर ये 10-20 रुपए नीचे की मूव दिखाने की क्षमता रखता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में रेंज का जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकआउट यानी तोड़ के ऊपर गया, ब्रेक डाउन तोड़ के नीचे गया, तो बड़ी मूव अक्सर आती है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जितने टाइम तक ये रहा एक रेंज में और जब ये तोड़ेगा तो बहुत ही खतरनाक मूव आएगी, इतना आप याद रखिएगा। जो ट्रेडर्स हैं वो इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट तो नहीं करता है इस तरीके के स्टॉक्स में। हाँ, ट्रेड अगर मौका मिल जाए कर लूंगा। ट्रेड क्या करना है, अगर ऊपर की रेंज जो भी है वहां पर जब ये तोड़ेगा तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी जब ये 90 के ऊपर गया तो ये स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि ये स्टॉक की रेंज कुछ है 140-160 जो भी रेंज है आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, जो रेंज है तो 160 के ऊपर जब जाएगा तो बिल्कुल 160 का स्टॉप लॉस ट्रेडर्स लगाते हैं। 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया और गाड़ी यहां तक चली 20-30 रुपए बन गए तो कमाल है। तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस तरीके से रेंज को ऐसे ही खेलते हैं। और गलत भी हुए 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस छोटा है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। रेंज को ऐसे ही खेला जाता है क्योंकि ये जो पैटर्न है 75 से 85% सही होते हैं। कुछ स्टॉक है जो रेंज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन झूठा देते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देते हैं, ऐसे लुपिन है और भी कुछ स्टॉक हैं ऐसे मैंने देखा है। लेकिन अक्सर 70-75-80% स्टॉक्स जो हैं वो अगर बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देंगे तो बड़ी मूव लाते हैं, उस प्रकार ही खेला जाएगा। तीनों स्टॉक जो हमने डिस्कस किए हैं वॉलेटाइल स्टॉक है, तो वही लोग ट्रेड और इन्वेस्ट करें जो इसे संभाल सकते हैं वॉलेटिलिटी को। तो ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में आप ऑल का बटन क्लिक कर दीजिए। और डिस्क्लेमर आपको पता है कि ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कृपया जो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क लेके ही कोई फैसले लें, जो है मार्केट में अनेक प्रकार के जोखिम है। धन्यवाद।